हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। ये हमारी जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज़ है और ये टेस्ट नंबर 4 है, इकोनॉमी का है। तो इकोनॉमी के टेस्ट कम ही रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसको भी कर लिया जाए, क्योंकि इकोनॉमी करंट से रिलेटेड काफ़ी होती है और इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होंगे। तो इस टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जितने टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे उतनी हमारी जो तैयारी काफ़ी मतलब परफेक्शन की ओर जाएगी। परफेक्ट तो नहीं, पर इतना कि हम एग्ज़ाम अच्छे से निकाल ले जाएँ। ठीक है, चलिए टेस्ट पेपर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। ऑप्शन ए 8%, बी 7.6 यानी 7.6%, सी 16 यानी कि 16.8% या 8%, डी 9.8%। देखिए, क्वेश्चन में 2021-22 को देख के ये मत सोचिएगा कि टेस्ट सीरीज पुरानी है। उन्होंने क्वेश्चन बना दिया है, जैसे कि स्टैटिक पोर्शन से 1965 1995 वाली कोई योजनाएं होती तो बहुत बना देते हैं। ठीक है, तो पहले ही क्वेश्चन ये देख के मत सोचिएगा कि क्वेश्चन पुराना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो मैंने अभी आपको दिखाई ना 2023 की है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 0.08% यानी कि 8% से अधिक का है। वर्ष 2021 या 2022 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो देश की विकास दर से अधिक रही। तो इस तरीके से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19% अनुमानित की गई है। ठीक है, क्योंकि वो 16.8 यानी कि समथिंग 17 पॉइंट के आसपास है। तो ये मतलब इस बार अनुमान लगाया गया कि जो अब बजट आएगा फरवरी में 2023-24 का, तो उसमें 19% अनुमानित की गई है, उतनी रहने का अनुमान लगाया गया। तो फिलहाल जो ऑप्शन सी है वो क्वेश्चन ए का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन कब किया गया था। ऑप्शन है 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य, बी 10 से 12 जनवरी 2023 के मध्य, सी 10 से 12 मार्च 2023 के मध्य, या डी 10 से 12 अप्रैल 2023 के मध्य। ठीक है, तो जो आपने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट देखी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 जनवरी 2023 के मध्य यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भव्य एवं अत्यंत सफल आयोजन किया गया था। ठीक है, देखिए इसमें जो लोग सम्मिलित हुए थे वो 21 शहरों के, ठीक है, 21 शहरों के मंत्रियों एवं जो उनके पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्रियों एवं अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल 16 देशों के 21 शहरों में भेजे गए थे और उनके द्वारा व्यापारी समुदाय को मतलब इसमें निवेश के लिए, जैसे हम लोग आमंत्रित करते हैं ना, जब कोई हम अपने यहाँ फंक्शन करते हैं तो लोगों को निमंत्रण भेजते हैं, फिर उन्हें आमंत्रित करते हैं, बताते हैं। तो जो देश थे उनमें अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस, मेक्सिको, इस तरीके से काफ़ी सारे देशों से लोग आए थे। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा सही, वो हो जाएगा 10 से 12 जनवरी 2023 के मध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य को किस योजना में बेहतर प्रयास के तहत भारत में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं है। ऑप्शन है हृदय योजना, बी ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना, डी स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें से जो प्रथम स्थान है वो प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये नहीं पूछा कि कौन से किस में प्रथम स्थान प्राप्त है, इन्होंने पूछा नहीं प्राप्त है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरों के अंतर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में तथा PFMS पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में भी उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इन्होंने बोला है कि जिसमें नहीं है वो आपकी हो जाएगी हृदय योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा PDF का पढ़ने से और आपको बताने से क्या होता है ना कि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो और चीज़ें आप PDF से पढ़ लीजिएगा। मुझे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, कि उसका कॉन्टेस्ट क्या है, किस के अंतर्गत पूछा गया, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बना। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, या डी मध्य प्रदेश। ठीक है,
तो कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान यानी कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में पहला जो राज्य बना वो भी आपका उत्तर प्रदेश ही बना। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आंसर हमारा सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी राशि वगैरह भी बताएगी, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इन्होंने बोला कि कौशल विकास नीति को लागू करने वाला, है ना। तो देखिए कौशल विकास नीति को लागू करने वाला जो देश का प्रथम राज्य बना वो उत्तर प्रदेश बना है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ना, हाँ, तो उत्तर प्रदेश बना, तो बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इनमें से कोई नहीं होगा, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं यानी कि डी है। याद रखना यहाँ पर वो नाम नहीं दिया है उन्होंने, ठीक है। विकास नीति, कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश बना, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का भुगतान करने वाला पहला राज्य जो बना है वो भी आपका उत्तर प्रदेश बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार से बंद कर दिया गया? ऑप्शन ए 14 दिवसीय ट्रेजरी बिल, सेकेंड 91 यानी 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल, थर्ड 182 182 दिन का ट्रेजरी बिल। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा बंद किया गया मुद्रा बाजार से, ठीक है। कोड देख लेते हैं नीचे जो दिए गए हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकेंड, सी केवल थर्ड या डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जो ट्रेजरी बिल आपका बंद किया गया वो आपका 14 दिवसीय ट्रेजरी बिल यानी कि केवल आपका फर्स्ट यानी कि ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसको बंद कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कैश मैनेजमेंट बिल यानी सीएमबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए विसंगतियों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया एक अल्पकालिक साधन है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा कह रहा है कि ये 91 यानी 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चयन करना है, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है या डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड। तो हमें इसको बताना है। देखिए जो हमारा आंसर है इसमें सी सही है, क्योंकि भारत सरकार ने आरबीआई के परामर्श से सरकार के अस्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करने के लिए ये जो अगस्त 2009 से एक नया अल्पकालिक साधन जारी करने का निर्णय लिया था, जिसे हम प्रबंधन बिल के रूप में जाना जाता है। और नगद प्रबंधन बिल 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए गए गैर मानक और रियायती उपकरण है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी यानी कि पहला और दूसरा कथन दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मुद्रा विनिमय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। मुद्राओं का आदान प्रदान बाजार दर पर नहीं बल्कि बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर निर्धारित होता है, ओके। दूसरा ऑप्शन बताते हैं। दूसरा फैक्ट है कि व्यवस्था से बाहर के विवादों का निपटारा देश के भीतर ही किया जाता है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। देखिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था दो मित्र देशों के बीच एक व्यवस्था है, ठीक है, जिनका नियमित, पर्याप्त या बढ़ता हुआ व्यापार होता है, जिसमें मूल रूप से उनकी अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार शामिल होता है। तो इनके कहने का मतलब है कि जब दो देशों से व्यापार होता है तो उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो ये कह रहे हैं कि जहां अमेरिकी डॉलर जैसे तीसरे देश की मुद्रा लाए बिना दोनों विनिमय की पूर्व निर्धारित दरों पर आयात और निर्यात व्यापार के लिए भुगतान करते हैं, ऐसी व्यवस्थाओं में किसी तीसरे देश की मुद्रा शामिल नहीं होती है। तो ये जो दोनों इफेक्ट इन्होंने कहा है, पहला और दूसरा, वो आपके दोनों ही सही है यानी कि सी। बाकी और भी अच्छी डिटेल आपको उसमें दिया गया आंसर शीट में, तो आप उससे पढ़िएगा, ठीक है। पूरी डिटेल नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? ऑप्शन है मुद्रा नोट, बी सिक्के, सी चेक या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को पहले थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। उन्होंने कहा है कि कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी की भी लैंग्वेज दूसरी होती है, साइंस की भी थोड़ी सी दूसरी होती है, नॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती है। इकोनॉमी के तरीके होती है, तो इनको समझने में थोड़ी सी मिस्टेक से ना
क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि वैकल्पिक धन गैर कानूनी निविदा धन है, लेकिन इसे आमतौर पर लोगों द्वारा इसके अंतिम भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। और आपका वैकल्पिक धन में क्रेडिट उपकरण जैसे विनिमय बिल, चेक, वचन पत्र इत्यादि शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो सी हो जाएगा चेक। देखिए जब चेक नहीं थी, इसके पहले लोग कोई ना कोई बहाने से किसी न किसी रूप में तो आदान प्रदान होता था ना मुद्रा का, उसी तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ की अवधारणा निम्नलिखित में से पहली बार किसके द्वारा पेश की गई थी? ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी भारत या डी पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में पूछ रहे हैं, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम चीन द्वारा 1979 में लाई गई थी। और विशेष आर्थिक क्षेत्र किसी देश का वह क्षेत्र है जो अद्वितीय आर्थिक नियमों के अधीन होता है। आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बताया गया होगा, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1947, बी 1948, सी 1950 या डी 1951। तो यहाँ पर जो भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम पारित किया गया वो 1948 में भारतीय श्रम कानून से संबंधित संसद का एक अधिनियम है जो कुशल और अकुशल श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 1948। चलिए सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए चार्ल्स वेवर, बी फ्रीडमैन, सी महबूब उल हक और डी जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, आपको जानकर हैरानी होगी, और मतलब जो नए व्यक्ति, नए लोग हैं, नए एस्पायरेंट्स हैं, वो सुनेंगे तो थोड़ा सा मतलब मुझे तो हुई थी, लेकिन जो लोग जानते हैं, जो लोग पुराने हैं, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, उन्हें नहीं होगी। तो आपको बता दें कि जो मानव विकास सूचकांक है SDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र सूचकांक होता है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के 4 स्तरों में रैंक के लिए किया जाता है। और इसका जो प्रतिपादन किया गया था वो आपका महबूब उल हक द्वारा किया गया। ठीक है, यानी कि इन्होंने इसको विकसित किया। ठीक है, महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री। अब ये पता है, ये महबूब उल हक वैसे तो कोई मतलब आश्चर्यजनक की बात नहीं, पर ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है। ठीक है, इसके बाद में भारतीय अर्थशास्त्री आपके जो अमर्त्य सेन द्वारा विकसित किया गया, मतलब इनके और इनके द्वारा मिलके PPP पर है। और इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि जब आप नाम सुनते हैं UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा देश के विकास को मापने के लिए किया जाता है। तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, बाकी चीज़ें आप खुद से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एगमार्क किसके मानक की गारंटी? ऑप्शन ए गुणवत्ता, बी मात्रा, सी वजन या डी आकार। ये क्वेश्चन 5 से 6 बार UPPCS में आया और UPSC में भी आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको अलग अलग तरीके से पूछते हैं पर क्वेश्चन यही है। एगमार्क भारत में कृषि उत्पादों पर लगाया जाने वाला एक प्रमाणन चिन्ह है जो ये सुनिश्चित करता है कि वे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के संबंध कार्यालय, विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित मानकों के एक सेट के रूप में अनुरूप में है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें नहीं जानते, ये सिर्फ इतना जानते हैं कि ये गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संतुलन कीमत वह कीमत है जब ऑप्शन ए आपूर्ति मांग से अधिक है, बी आपूर्ति मांग से कम है, सी मांग बहुत अधिक है या डी आपूर्ति मांग के बराबर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि संतुलन कीमत वह कीमत है जहां किसी उत्पाद या सेवा की मांग उत्पाद या सेवा आपूर्ति के बराबर होती है, तो उसे हम संतुलन मांग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी आपूर्ति मांग के बराबर है। ओके, चलिए, जितनी मांग है उतनी उसकी आपूर्ति की जा रही थी, ये संतुलन हो गया। अब किसी चीज़ की डिमांड बहुत होती है और वो मार्केट में होती नहीं है, तो फिर ये वो असंतुलित हो जाती है, फिर उसके रेट हाई हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी फर्म द्वारा उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करके कुल लागत में वृद्धि को कहा जाता है। ऑप्शन ए परिवर्तनीय लागत, बी औसत लागत, सी सीमांत लागत या डी अवसर लागत। ठीक है, तो देखिए आंसर देखते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन की सीमांत लागत कुल उत्पादन लागत में परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र की भाषा है जो एक अतिरिक्त इकाई बनाने या उत्पादन करने से आती है। सीमांत लागत की गणना करने के लिए उत्पादन लागत में परिवर्तन को मात्रा में परिवर्तन से विभाजित किया जाता है। ये इकोनॉमी की भाषा है तो इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है।
फिलहाल आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी सीमांत लागत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उत्पादन में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, एक किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन, बी किसी कंपनी द्वारा दवाओं का उत्पादन, सी अस्पताल में एक नर्स द्वारा दी गई सेवाएं, या डी एक गृहिणी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं। आई होप कि आंसर तो पता ही चल गया होगा। यही हमारे देश की अभी विडंबना है कि उत्पादन एक विनिर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल या इनपुट को तैयार माल या उत्पादों में बदलने की विधि है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है बुनियादी इनपुट से किसी चीज़ का निर्माण किया जाना है। तो आपका यहाँ पर आंसर है कि एक गृहिणी जो अपने घर में काम करती है या सेवाएं देती है उसको उत्पादन गतिविधि या गतिविधि उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता है ना। देखिए, ये होता है टंग ट्विस्ट, जीवान फिसलने का नतीजा। तो ये सेवाएं जो लेडीजें घर में करती हैं उनको नहीं गिना जाता है। आई होप कि आगे चलकर गिना जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कर राजस्व, बी गैर कर राजस्व, सी ऋण, या डी ब्याज भुगतान। देखिए, राजस्व वह धन है जो किसी कंपनी में उसकी व्यावसायिक गतिविधियों द्वारा लगाया जाता है, ये तो सबको पता है। राजस्व को बिक्री के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कि मूल्य से बिक्री अनुपात, मूल्य से आय अनुपात का एक विकल्प। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं है, वो आपका है ऋण। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब ऋण राजस्व को शीर्ष पंक्ति के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह किसी कंपनी के आय वितरण पर सबसे पहले दिखाई देता है। शुद्ध आय, जिसे निचली रेखा के रूप में भी जाना जाता है, राजस्व घाटा वह है। ऋण के बारे में और भी जो कुछ लिखा है आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं पूरी बातें नहीं बताती क्योंकि पूरी बातें बताने में आपको पता टाइम बहुत जाता है, तो आप जब खुद से पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं बताती हूँ तो वो शायद में भी कम आता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक आयाम नहीं है। ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, बी ज्ञान, सी सामाजिक स्थिति, या डी जीवन स्तर। अभी हमने SDI के बारे में बात की ना, जिसमें महबूब उल हक जी हैं शामिल हैं, तो उसमें बताया आंसर में यही कि क्या क्या चीज़ें शामिल है। उसी का इन्होंने दूसरा देखिए क्वेश्चन फॉर्म करके आया है। तो मानव विकास सूचकांक सामाजिक और आर्थिक विकास का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित एक सांख्यिकी उपाय है। ठीक है, इसमें जो नहीं शामिल होता है वो होता है सामाजिक स्थिति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आय में असमानताओं का सबसे उपयुक्त कारण है। ऑप्शन है नस्लीय कारक, बी अवसरों की कमी, सी पारिवारिक वातावरण से विरासत, या डी क्षमता में अंतर। ठीक है, तो ये इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में। देखिए, जो हमने बात की, इन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा आय में असमानताओं का सबसे उपयुक्त कारण है, मतलब जो सबसे क्लोजेस्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए नस्लीय कारक, बी अवसरों की कमी, सी पारिवारिक वातावरण से विरासत, या डी क्षमता में अंतर। अब इसमें से जो सबसे उपयुक्त कारण है वो हमें बताना है, यानी क्लोजेस्ट। आय असमानता आय वितरण की अत्यधिक असमानता है, जिसमें आमतौर पर आबादी के एक छोटे प्रतिशत के हाथों में आय का उच्च संकेंद्रण होता है। जब आय में असमानता होती है तो एक जनसंख्या की संपत्ति के बीच दूसरे की तुलना में बड़ा अंतर होता है। आय में असमानता का सबसे उपयुक्त कारण अवसरों की कमी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, अवसरों की कमी। ये क्वेश्चन आज की जो सिचुएशन चल रही उस हिसाब से बहुत फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि अभी आप अपने भारत में कह रहे हैं कि 80 करोड़, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 80 करोड़ के आसपास लोगों को अनाज की पूर्ति की जा रही है, यानी उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो अनाज वितरण होता है वो दिया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि 125 करोड़ में 80 करोड़ को तो अनाज दिया ही जा रहा है, तो कितने लोगों के पास ही इतनी क्षमता है कि वो खुद से खरीद के खा पा रहे हैं, है ना। तो अवसरों की कमी की वजह से कितने लोग, मतलब ऐसा है कि किसी के पास इतना है कि वो खा नहीं पा रहे, किसी के पास एक भी नहीं है कि वो खा लें, है ना। तो कितनी आय में असमानता होने की वजह से कितनी बुरी स्थिति है उतने लोगों की जिन्हें अनाज जो मिल रहा है तो उससे वो अपना परिवार का गुजारा या जो भी कर रहे हैं उस तरीके से। तो ये क्वेश्चन आज की सिचुएशन में बहुत फिट बैठ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से पूंजी बाजार का कौन नियामक है। ऑप्शन ए NSE, बी RBI, सी सेबी, या डी IRDA। ठीक है, IRDA। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी भारत में भारतीय प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार का नियामक है। ठीक है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम
92 के माध्यम से इसे वैधानिक शक्तियाँ दी गई। मतलब गठन होता है 1988 में और जो इसको शक्तियाँ मिलती वो 1992 में मिलती हैं। ठीक है, तो जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सेबी, आई होप सब लोग जानते ही थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए प्रशासित कीमतें, बी सार्वजनिक स्वामित्व, सी आर्थिक नियोजन या डी निजी स्वामित्व। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है और पूछ रहे कि इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है ना। तो देखिए, पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास पूंजीगत सामान होते हैं और वस्तुओं और सेवा का उत्पादन सामान्य होते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा निजी स्वामित्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके द्वारा कार्य करती है? ऑप्शन है बाजार तंत्र, बी केंद्रीय आवंटन मशीनरी, सी सरकारी नीति द्वारा विनियमित बाजार तंत्र, डी सरकारी भागीदारी और योजना द्वारा निर्देशित बाजार तंत्र। तो कह रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं किसके द्वारा कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो ये एक ऐसी प्रणाली होती है, आर्थिक प्रणाली के रूप में होती है जो बाजार अर्थव्यवस्थाओं के तत्वों को नियोजित अर्थशास्त्र के तत्वों, राज्य के हस्तक्षेप के साथ मुक्त बाजारों या सार्वजनिक उद्यम के साथ निजी उद्यम के मिश्रण को जोड़ती है। जैसे गवर्नमेंट जो हुआ और प्राइवेट हुआ, उन दोनों को जोड़ती है। तो ये हो गया सरकारी भागीदारी और योजना द्वारा निर्देशित बाजार तंत्र, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्याज दर नीति का निम्नलिखित में से घटक क्या है? ऑप्शन है राजकोषीय नीति, बी मौद्रिक नीति, सी व्यापार नीति या डी प्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक है, ब्याज दर नीति की बात हो रही है। ठीक है, ब्याज दर नीति, तो इसमें हम आंसर देखते हैं क्या बता रहे हैं। मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण, विशेष रूप से केंद्रीय बैंक या मुद्रा बोर्ड, या तो बहुत ही अल्पकालिक उधार की लागत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्याज दर नीति का मतलब मौद्रिक नीति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन जीएनपी शब्द का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है जीएनपी की तीव्र वृद्धि, बी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सी आर्थिक विकास या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ग्रीन जीएनपी शब्द की बात हो रही है। तो ग्रीन जीएनपी यह एक आर्थिक और पर्यावरणीय लेखांकन ढांचा है जो प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति और पर्यावरण के क्षरण और पर्यावरणीय समर्थन में निवेश के हिसाब से राष्ट्रीय संपत्ति को मापता है। यह सतत विकास पर केंद्रित है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मुद्रा के अवमूल्यन का निम्नलिखित में से क्या परिणाम है? ऑप्शन है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, बी निर्यात में वृद्धि और विदेशी रिजर्व की कमी, सी आयात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, या डी निर्यात और आयात में वृद्धि। तो बहुत ही सोच समझ के देना, ये क्वेश्चन भी खूब आया है क्योंकि मुद्रा का अवमूल्यन बहुत सारी जगह होता है। देखिए, अवमूल्यन एक निश्चित विनिमय दर पर मुद्रा के मूल्य को कम करने का निर्णय है, यानी कि आपके यहाँ जो पैसे हैं उनको और कम करने की बात हो रही है। यहाँ पर उनका जो रेट है वो कम करने का, अगर समझ में आए तो। जैसे 100 रुपये है तो 100 रुपये को 90 में मतलब बदल देने का। नोट वो 100 का ही रहेगा पर उसकी वैल्यू कम करने को बोल रहे हैं। ठीक है, अवमूल्यन का मतलब है कि मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। घरेलू निवासियों को आयात और विदेश यात्रा अधिक महंगी लगेगी, हालांकि उनका निर्यात सस्ता होने से घरेलू निर्यात को फ़ायदा होगा। ठीक है, ये एक बाजार स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो सही होगा, निर्यात में वृद्धि, यानी जो चीज़ें आप भेज रहे हो विदेश में वो ज़्यादा मात्रा में जाएंगी और भुगतान संतुलन में सुधार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन है व्यापार संतुलन, बी भुगतान संतुलन, सी व्यापार की संतुलित शर्तें, या डी व्यापार से लाभ। ठीक है, देखिए, व्यापार संतुलन वाणिज्य संतुलन या शुद्ध निर्यात एक निश्चित अवधि में किसी देश के निर्यात और आयात के मौद्रिक मूल्य के बीच का अंतर है। ठीक है, तो व्यापार संतुलन, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही है वो ए है, व्यापार संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन असंगठित क्षेत्र के लिए डेटा एकत्र करता है? ऑप्शन है NSO, बी CSO, डी ASI या डी RBI। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्रों की बात हो रही है। तो NSO यह देश में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में
सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकी मानकों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका NSO। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अनुसूचित बैंकों को किससे पंजीकृत होना आवश्यक होता है। ऑप्शन है सेबी, बी RBI, सी वित्त मंत्रालय या डी SBI। ठीक है, सूचित और अनुसूचित ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, भारत में एक अनुसूचित बैंक एक ऐसे बैंक को संदर्भित करता है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है। इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आने वाले बैंकों को गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। ठीक है, और अनुसूचित बैंक आमतौर पर भारत में कार्यरत निजी, विदेशी और राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं। तो बी हो जाएगा RBI। ठीक है, क्योंकि RBI 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ऋण के रूप में नहीं देखा जाता है। ऑप्शन है जीवन बीमा पॉलिसियाँ, बी दीर्घकालिक सरकारी बॉन्ड, सी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र या डी भविष्य निधि। तो किसे राष्ट्रीय ऋण के रूप में नहीं देखा जाता है? जीवन बीमा पॉलिसियों को राष्ट्रीय ऋण के रूप में नहीं देखा जाता। ये आपको आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ होने वाले समस्त मौद्रिक लेन देन का वार्षिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है। ऑप्शन है व्यापार संतुलन, बी मौद्रिक प्राप्तियों का संतुलन, सी भुगतान संतुलन या डी बैलेंस शीट। ठीक है, मतलब किसी दूसरे देश के साथ जो व्यापार होता है उसके बारे में बात हो रही है। तो भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि जैसे एक तिमाही या एक वर्ष में एक देश और शेष विश्व की संस्थाओं के बीच किए गए सभी लेन देन का विवरण होता है, यानी कि सी ऑप्शन भुगतान संतुलन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि निम्नलिखित में से ब्रेक इवन पॉइंट वह जगह है जहां पर ऑप्शन है सीमांत राजस्व सीमांत लागत के बराबर है, बी औसत राजस्व कुल के बराबर है, सी कुल राजस्व कुल लागत के बराबर है या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर। सरल शब्दों में ब्रेक इवन बिंदु को उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहाँ कुल व्यय और कुल बिक्री राजस्व बराबर होती है। ठीक है, तो इन्हें ही ब्रेक इवन बिंदु कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि कुल राजस्व कुल लागत के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय का निर्धारण करते समय निम्नलिखित में से किस मद पर व्यय को निवेश नहीं माना जाता। ऑप्शन है कारखाने का निर्माण, बी कंप्यूटर, सी बिना बिके वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि, डी संयुक्त स्टॉक कंपनी में स्टॉक और शेयर। अब जैसे इन इतने चीज़ों में अगर आपने पैसा लगाया तो इसे किसको निवेश नहीं माना जाएगा, है ना। देखिए ये बात कर रहे हैं कि निवेश एक परिसंपत्ति या वस्तु है जिसे आय उत्पन्न करने के लक्ष्य से हासिल किया जाता है। आर्थिक अर्थ में यानी इकोनॉमिक भाषा में समझे तो निवेश उन वस्तुओं की खरीद है जिनका आज उपभोग नहीं किया जाता है लेकिन भविष्य में धन बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। बिना बिकी वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि को निवेश नहीं माना जाएगा, है ना, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट बात हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बाजार स्थिरीकरण योजना MSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, यह एक तरलता को कम करने और मुद्रा बाजार को नियंत्रण में लाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि इसकी शुरुआत 2008 के वित्तीय संकट के बाद रघुराम राजन ने की थी। तो यहाँ पर कह रहे कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, देखते हैं कथन। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो देखिए हम बात कर लेते हैं पहले जो यहाँ पर ये बात हो रही बाजार स्थिरीकरण की। ठीक है, बाजार स्थिरीकरण योजना MSS एक उपकरण है जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार की ओर से ट्रेजरी बिल, दिनांकित प्रतिभूतियों आदि जैसी प्रतिभूतियों को जारी करके बाजार से अतिरिक्त तरलता को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। सेकंड आपका जो 2008 की बात हो रही है ये हो जाएगा गलत। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था तरलता समायोजन सुविधा LAF के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से धन जुटाने या उसके पास अतिरिक्त धन जमा करने के लिए पात्र है। ऑप्शन है प्राथमिक व्यापारी, बी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पर नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल फर्स्ट और सेकंड, डी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल सेकंड और थर्ड, डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है,
तो चलिए हम यहाँ पर पहले आंसर देख लेते हैं। LAF भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आवश्यकता के मामले में तरलता का लाभ उठाने या संपार्श्विक के खिलाफ रात भर के आधार पर अतिरिक्त तरलता के मामले में RBI के साथ अतिरिक्त धनराशि राज्य सरकार के प्रतिभूतियों सहित सरकारी प्रतिभूतियों को जमा करने के लिए प्रदान की गई। सिंपल शब्दों में समझे तो आपको पता है LAF एक तरीके से टूल होता है जो RBI यूज़ करती है। तो यहाँ पर 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो C सही हो जाएगा, यानी केवल सेकेंड और थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी देश में श्रम, भूमि या पूंजी की सेवाओं के लिए प्राप्त आय का योग कहलाता है। ऑप्शन ए सरल घरेलू उत्पाद, बी राष्ट्रीय आय, सी सकल घरेलू आय या डी सकल राष्ट्रीय आय। किसी देश में श्रम, भूमि या पूंजी की सेवाओं के लिए प्राप्त आय का योग कहलाता है। देश के भीतर की बात हो रही है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सकल घरेलू आय एक राज्य के भीतर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों द्वारा प्राप्त कुल आय है और इसमें सभी वेतन, लाभ और करों का योग सब्सिडी घटाकर शामिल है। तो ये जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सकल घरेलू आय। ठीक है, इन्होंने पूछा कि आय का योग कहलाता है तो सकल घरेलू आय कहलाती है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन है शुद्ध विदेशी निवेश, बी निजी निवेश, सी नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय या डी सरकार द्वारा माल की खरीद। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में बात हो रही है। देखिए जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP किसी देश के निवासियों के स्वामित्व वाले उत्पादन के संसाधनों द्वारा एक निश्चित अवधि में प्राप्त सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं के कुल मूल्य का अनुमान है। GNP की गणना आपने बुक में देखी होगी, रमेश चंद्रवाले में दी गई है या और भी जहाँ पढ़ रहे होंगे वहाँ उन्होंने बताया होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल हो जाएगा नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, बोले किसकी आवश्यकता नहीं है तो नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि की विशेषता निम्नलिखित में से किस प्रकार की। ऑप्शन ए भूमि अधिशेष श्रम दुर्लभ अर्थव्यवस्था, बी भूमि अधिशेष श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था, सी भूमि की कमी श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था या डी भूमि की कमी श्रम की कमी वाली अर्थव्यवस्था। देखिए तो अपने भारत की जब बात हो रही है तो भारतीय कृषि को आमतौर पर भूमि संकट, श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अब हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर श्रम अधिशेष यानी ज़्यादा ही रहता है, कमी नहीं होती है। ठीक है, भारत में मानव भूमि अनुपात उच्च है, यही बड़ी संख्या में कुशल मजदूर हैं, लेकिन जमीन या पूंजी का अभाव है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा भूमि की कमी लेकिन श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स, बी विकास अर्थशास्त्र, सी सार्वजनिक अर्थशास्त्र या डी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। क्वेश्चन है कि मूल सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है ना। तो देखिए जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो दुर्लभ संसाधनों के आवंटन और इन व्यक्तियों और फर्मों के बीच बातचीत के संबंध में निर्णय लेने में व्यक्तियों और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करती है। तो इसे जो कहा जाता है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है या उसके अंतर्गत जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कृषि उत्पादों का उन्नयन एवं मानकीकरण किसके माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम, बी विपणन और निरीक्षण निदेशालय, सी भारतीय मानक संस्थान या डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एकीकृत विकास के लिए कृषि विपणन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग का एक संबद्ध कार्यालय विपणन और निरीक्षण निदेशालय DMI की स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। ठीक है, तो इन्होंने जो कहा है कि मानकीकरण किसके माध्यम से किया जाता है, तो ये जो मानकीकरण किया जाता है वो विपणन और निरीक्षण निदेशालय के माध्यम से किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जब बहुत अधिक पैसा बहुत कम वस्तुओं की खरीद का माध्यम बन रहा हो तो स्थिति ऐसी होती है कि ऑप्शन है अपस्फीति, बी मुद्रास्फीति,
डी मंदी या डी स्टैगफ्लेशन। कह रहे हैं कि जब बहुत अधिक पैसा बहुत कम वस्तुओं की खरीद का माध्यम बन रहा हो तो, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति एक समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा मुद्रास्फीति। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय निर्यात के तीव्र विस्तार का निम्नलिखित में से एक मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए आयात शुल्क लगाना, बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, सी अन्य देशों में मंदी, या डी निर्यात का विविधीकरण, ठीक है। भारतीय निर्यात के तीव्र विस्तार का निम्नलिखित में से मुख्य क्या कारण है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर जो आंसर हमारा हो जाएगा वो 41 का डी हो जाएगा, यानी निर्यात का विविधीकरण, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन ए 1991, बी 1996, सी 1998 या डी 2000, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना भारतीय बैंकों द्वारा अगस्त 1998 में शुरू की गई थी। ये किसान क्रेडिट योजना एक मॉडल योजना राष्ट्रीय कृषि और आपकी जो ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड है उसके द्वारा आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1998, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्र नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए आयकर, बी सीमा शुल्क, सी व्यवसायिक कर, या डी उत्पाद शुल्क, ठीक है। देखिए, प्रोफेशनल टैक्स राज्य सरकार के वेतनभोगी कर्मचारियों और पेशेवरों जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर और वकील आदि शामिल हैं के द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाने वाला कर है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी व्यवसायिक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लघु उद्योग की परिभाषा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ऑप्शन ए इकाई द्वारा बिक्री, बी मशीनों और उपकरणों में निवेश, सी बाजार कवरेज, या डी निर्यात क्षमता, ठीक है। तो लघु उद्योग वे ऑटोमेटिक उपक्रम हैं जिनका संयंत्र और मशीनरी में निश्चित निवेश होता है, चाहे स्वामित्व के आधार पर या पट्टे के आधार पर या किराया खरीद के आधार पर, किंतु ये 5 करोड़ रुपए से अधिक के ना हो। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी मशीनों और उपकरणों में निवेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्रय शक्ति समता सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ब्याज दर, बी बैंक दर, सी मजदूरी दर, या डी विनिमय दर, ठीक है। तो क्रय शक्ति समता यानी पीपीपी विभिन्न देशों में आर्थिक कर को मापने का एक तरीका है ताकि अप्रासंगिक विनिमय दर विभिन्नताएं तुलनाओं का विकृत ना करें। तो यहाँ पर जो ये क्रय शक्ति समता सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये आपका विनिमय दर से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अर्थशास्त्र में ज्ञान, तकनीकी, कौशल, शिक्षा आदि को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक ऊपरी पूंजी, बी मानव पूंजी, सी मूर्त भौतिक पूंजी, या डी कार्यशील पूंजी, ठीक है। देखिए, मानव पूंजी रचनात्मकता सहित दक्षताओं, ज्ञान, सामाजिक और व्यक्तित्व गुणों का भंडार है जो आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए, श्रम करने के लिए क्षमता में सन्निहित है। तो जो इसका यहाँ पर आंसर है वो आपका हो जाएगा मानव पूंजी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बैंक दर से तात्पर्य उस ब्याज दर से है जिस पर, ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंक जनता से जमा प्राप्त करते हैं, बी केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देते हैं, सी सरकारी ऋण जारी किए जाते हैं, या डी वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। बैंक दर से तात्पर्य पूछ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। तो बैंक दर आधिकारिक ब्याज दर को संदर्भित करती है जिस पर आरबीआई बैंकिंग प्रणाली को ऋण प्रदान करेगा, जिसमें वाणिज्यिक, सहकारी बैंक, विकास बैंक आदि शामिल है, ठीक है। तो बी हो जाएगा केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का बेहतर माप है। ऑप्शन ए जीडीपी, बी डिस्पोजेबल आय, सी एनएनपी, या डी प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। कह रहे हैं आर्थिक विकास का बेहतर माप है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय एक निश्चित क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन की मात्रा का माप है। यह किसी शहर, क्षेत्र या देश के लिए औसत प्रति व्यक्ति आय पर लागू हो सकता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, बी पूंजी निर्माण, सी बाजार का आकार, या डी उपरोक्त सभी। आर्थिक विकास पूछ रहे हैं किस पर निर्भर करता है। तो आर्थिक विकास एक नीतिगत हस्तक्षेप है जिसका लक्ष्य लोगों की भलाई में सुधार करना। आर्थिक विकास बाजार उत्पादकता और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की एक घटना है।
तो ये आपका उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वे भुगतान जो कंपनियां बाहरी लोगों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए करती हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए वास्तविक लागत, बी आर्थिक लागत, सी स्पष्ट लागत या डी अंतर्निहित लागत। ठीक है, तो वे भुगतान जो कंपनियां बाहरी लोगों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए करती हैं वो क्या कहलाती हैं? देखिए, स्पष्ट लागत से तात्पर्य उन सभी खर्चों से है जो किसी फर्म द्वारा सीधे सामान खरीदने के लिए किए जाते हैं। इनमें कच्चे माल, कर और मूल्यह्रास शुल्क, परिवहन, बिजली, उच्च ईंधन, विज्ञापन आदि सभी के भुगतान शामिल होते हैं। तो सी हो जाएगा आपका स्पष्ट लागत। देखिए, माफ़ी चाहती हूँ, ऐसी एरिया है जहाँ पर कोई ना कोई शोर या कोई ना कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चलती रहती है आगे पीछे, है ना। तो मुझे लगता है यहाँ तक कर लेना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे और आपसे मिलेंगे नए साल में। आप सब लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए नए साल को। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।